अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने वजाहत दी है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का बयान इलेक्शन से मुताल्लिक या किसी एक जमात को इलेक्शन से बाहर रखने से मुताल्लिक सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म का कतई तौर पर मकसद ये नहीं था और पाकिस्तान में जो तमाम सियासी जमातें हैं उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक़ हासिल है। ये आज वजाहती बयान दिया है उसके बाद जब पाकिस्तान के मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शोर मचा था और इस बयान से मुताल्लिक अब ये कली खुल गई है। वज़ीर इत्तलात ने बता दिया है कि इसको सियाक़ो सबाक़ से हटकर बयान पेश किया गया है। दूसरी जानिब जो ख़बर गर्म है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की वापसी से मुताल्लिक है। 21 अक्टूबर की जो डेट है वो उन्होंने दे रखी है। मरीम नवाज़ साहिबा वतन वापस आ चुकी हैं। शहबाज शरीफ साहब अब कब आते हैं, लेकिन जो मुशावरती अमल है मुस्लिम लीग नून का वो जारी है। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी से मुताल्लिक अगर देखा जाए तो ये मामला बहुत सीधा भी है और ये मामला बहुत पेचीदा भी है। सीधा इस तनाजुर में है कि अदालत की जानिब से नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा दी जा चुकी है। अगर वो वापस आते हैं, उनको ज़मानत नहीं मिलती है तो फिर कानून के मुताबिक उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है। और ऐसी ही बात जो पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं सरफराज भुगटी, उन्होंने भी की थी। मामला पेचीदा इसलिए है कि नवाज़ शरीफ अगर वापस आ जाते हैं और अदालत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया ज़मानत के लिए रुजू करेंगे या लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे, उन्हें ज़मानत मिलती है तो किस नौयत की ज़मानत होगी, और अगर ज़मानत नहीं मिलती है और इसके बावजूद जो गिरफ़्तारी है, हमने ये देखा कि गिरफ़्तारी को लेकर एक मरतबा नवाज़ शरीफ साहब तो आ गए, अपनी बेटी के हमरा आए, उन्होंने गिरफ़्तारी पेश की, ख़ुद को सरेंडर किया, लेकिन यहाँ बहुत से ऐसे भी लोग रहे कि जो गिरफ़्तारी से इतराते भी रहे हैं। बहरहाल इस पे कानूनी पहलू क्या हैं आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि वज़ीर दाखिला की स्टेटमेंट पे मुस्लिम लीग नून ने जो रद्द अमल दिया है, क्या ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं हो गई, या जो वज़ीर दाखिला ने ख़ुद कह दिया कि मेरी स्टेटमेंट को सियाक़ो सबाक़ से हट के बयान किया गया है। मुल्क के जो सियासी हालात हैं इस पर क्या असरात होंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मुल्क में एक और सियासी जमात की गुंजाइश भी मौजूद है। कुछ लोग जो मशवरे हैं, मुस्लिम लीग नून के कलीदी लोग हैं जो अहम ओहदों पे रहे हैं, अब भी अहम ओहदों पे हैं, नून के प्लेटफॉर्म से नुमाइंदगी है उनकी सेनेट में, वो ये मशवरे दे रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को माजी को भूल कर आगे चलना होगा। बहरहाल अब ये जो सियासी सारा इस वक्त दंगल है, इसमें एक और भी अहम बात है कि पिछले कई घंटे से हम देख रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी की क़यादत है, वो खामोशी अपनाए हुए है। अब ये इसके असरात क्या होने हैं, इंतखाबात से कबल किस तरह का माहौल होगा। और पाकिस्तान की मईशत की बात करें तो डॉलर की कदर आज भी कम हुई है, रुपए की कदर मुस्तहकम हुई है। ये सिलसिला और ये कॉन्टीन्यूटी, इसके लिए क्या करना होगा पाकिस्तान के सियासी काबरीन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इरशाद साहब, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वज़ीर दाखिला की एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने ख़ुद उसकी वजाहत कर दी कि इसको सियाक़ो सबाक़ से हट के बयान किया गया है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने जो रद्द अमल दिया इसको हद से तजावुज़ करार दिया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने तो मशवरा दे दिया वज़ीर दाखिला साहब को कि ये आपके पास जो वजारत है वो चंद दिन की है, ये ताहयात नहीं है। आप नहीं समझते कि ये रद्द अमल इट्स टू अर्ली, ये बहुत जल्दी दे दिया नून लीग ने, या इस पूरी बात को समझ लिया जाता, उनकी स्टेटमेंट को समझ लिया जाता तो ये बात कर दी जाती है। इरशाद साहब, आप इस सवाल को रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। साबिक़ अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा रियाज साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। राजा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपकी तरफ भी आएंगे। जी इरशाद साहब। सरफराज भुगटी साहब ने जो बात की थी वो एक कानूनी नोयत का नुक्ता बयान किया उन्होंने कि अगर कानून ने इजाज़त दी और हमें गिरफ़्तार करना पड़ा तो कोई मुश्किल नहीं होगा और हम एयरपोर्ट से उनको गिरफ़्तार कर लेंगे, और अगर उनकी ज़मानत हो जाती है, उनको ज़मानत मिल जाती है तो उसके बाद ज़ाहिर है हमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो रिएक्शन आया राना साहब का और मरियम औरंगज़ेब साहबा का, वो ऐसे था जिस तरह एक शटअप कॉल दी जा रही है वज़ीर दाखिला को कि आप अपनी हदूद में रहें, आपको ये जुर्रत कैसे हुई बात कहने की। भी एक कानूनी इशू है जो डिस्कस हो रहा है और जो लीगल ओपिनियन है वो डिवाइडेड है इस हवाले से कि एक शख्स जो जब वो वापस आता है तो क्या वो पहले गिरफ़्तारी देगा, उसके बाद उसकी ज़मानत बाद गिरफ़्तारी होगी, या ये तो इशू नहीं है ना कि उसको गिरफ़्तार करना चाहते हैं और वो कबल गिरफ़्तारी या प्रोटेक्टिव बेल लेता है कि मुझे डर है कि गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि वो तो गिरफ़्तार ऑलरेडी हो चुके हैं और उनकी जो ज़मानत हुई थी वो इलाज के लिए हुई थी और वो मुद्दत भी गुजर चुकी है। जी। तो
एक मतलब ओवर रिएक्शन उसको कहना चाहिए, लेकिन उससे ये पता चला कि जनाब इस वक्त जो बात मानी और सुनी जाती है राना साहब की और मरियम साहबा की, कि उसके फ़ौरन बाद बुगटी साहब जो अपने आप को बड़े दबंग और धड़ल्ले के आदमी समझते हैं, उनको वापस पीछे हटना पड़ा और उन्होंने कहा नहीं मेरा मकसद ये नहीं है, आपने खामखा उसको सियासी रुख दे दिया। तो बहरहाल अब वफाकी वज़ीर को भी पहले सोच समझ कर जब इंटरव्यू देते हैं। वैसे इरशाद साहब बुगटी साहब ने इन प्रिंसिपल बात की थी आइन के मुताबिक, किताब के मुताबिक। उन्होंने कहा अगर जमानत नहीं मिलती नहीं तो हमें गिरफ्तार करना होगा। चाहिए करने का हक उनको हासिल है, लेकिन अगर वो स्टैंड नहीं ले सकते अपनी बात पर फिर उनको करनी नहीं चाहिए ऐसी बात। ये बात ठीक है। बहरहाल राजा रियाज साहब हमारे साथ हैं। राजा साहब से पूछते हैं, राजा साहब आप तशरीफ़ ले गए लंदन, आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की, पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार की, वापस आए, आपका इस्तकबाल भी हुआ। ये फरमाएं कि मियाँ साहब से मिलने के बाद क्या गुफ्तगू हुई, कोई ऐसी बात है जो हमें आप बता सकें, मियाँ साहब के माइंड में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या लाए अमल बना रहे हैं पाकिस्तान वापस ला के पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू करने का। जी शुक्रिया इरशाद साहब। जो मैंने मियाँ साहब के साथ मीटिंग में देखा कि उन्हें सख्त परेशानी थी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए, कि इतने अच्छे हालात में उन्होंने पाकिस्तान को 2017 में किया था, माशी तौर पे उन्होंने 2 दफ़ा इसका जिक्र किया और मुल्क तरक्की कर रहा था, गरीब आदमी को रोटी मिल रही थी, उसके बच्चे स्कूलों में जा रहे थे, लेकिन एक साजिश करके उनको जिस तरह हटाया गया और फिर जो यहाँ पे मुल्क का हाल हुआ वो आप और मेरे सामने है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस पर शदीद परेशानी मैंने देखी है, जो कि मैं समझता हूँ एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की निशानी है। और वो उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मेरे साथ जो ज्यादती हुई वो तो हुई, मुल्क के साथ जो ज्यादती हुई है ये बड़ा जुल्म हुआ है, मुल्क के अवाम के साथ जो ज्यादती हुई है ये बहुत साजिश है। और उसके बाद उन्होंने जो बयान भी दिया वो भी उन्होंने इसी से वाबस्ता बयान था मेरी अकल के मुताबिक, कि उन्होंने वो समझते हैं कि ये सिर्फ उनको उठाया नहीं गया बल्कि मुल्क के खिलाफ एक साजिश की गई है। इस वजह से उन्हें अपने हटाने का गम कम है, मुल्क के खिलाफ जो साजिश की गई और जो मुल्क के हालात हुए इमरान खान के दौर में, इमरानी दौर में, वो उस जो मईशत का हाल हुआ, जो महंगाई बढ़ी, जो गरीब आदमी का जीना मुश्किल हुआ, जो आज बिजली के बिलों का उन्होंने 2 दफा जिक्र किया कि किस तरह गरीब आदमी बिजली का बिल दे, वो बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को खिलाए, घर का किराया दे या बिल दे, क्योंकि सिर्फ बिल देने से गरीब आदमी का तमाम आमदन खत्म हो जाती है। ठीक है, तो बाकी मामलात वो बेचारा किस तरह। इरशाद साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का यहीं से जोड़ेंगे। एक ब्रेक के बाद राजा साहब से यही बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जिसमें हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, आप बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा दर्द रखते हैं और बड़े परेशान हैं कौम के हालात पे, लेकिन सवाल ये है कि अब इस 21 अक्टूबर की तारीख़ आई है, ये तमाम कानूनी पेचीदगियाँ देखते हुए और हालात देखते हुए क्या ये हतमी है, ये अटल है कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं और अगर उन्हें जेल भी जाना पड़ा तो वो तब भी पाकिस्तान आएंगे? जी बिल्कुल, 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान हर सूरत आ रहे हैं, इसमें कोई अभाम नहीं है। जेल जाना पड़ा है तो पहले भी वो जेल गए थे, बेटी के साथ गए थे, जेल का उन्हें कोई डर नहीं है। झूठे मुकदमे हैं, बेबुनियाद मुकदमे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी लीगल मजबूरी हुई तो वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे और उस दिन उनका एक पाकिस्तान की तारीख का एक तारीखी जलसा मीनार पाकिस्तान पे होगा और तमाम पाकिस्तान से जो मुस्लिम लीग के कारकुन हैं उसमें भरपूर शिरकत करेंगे। तमाम जो अहदेदार हैं, MPA हैं, MNA हैं, उनकी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। इंशाअल्लाह ताला परसों मैं फैसलाबाद गया था
तो मुस्लिम लीग नून ने मेरा भरपूर इस्तकबाल किया। और एक जो इमरान खान कहता था कि जो मुझे छोड़े होंगे उनकी सियासत ख़त्म हो गई, मैंने वहाँ कहा कि आओ इमरान, देखो हमारी सियासत ख़त्म हुई है या हमारी सियासत ज़िंदा है, लेकिन तुम्हारी सियासत जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, जिसने पाकिस्तान के गरीब अवाम का जीना मुश्किल कर दिया, अल्लाह का शुक्र है कि आज तुम्हारी सियासत ख़त्म हो चुकी है और तुम लोगों के सामने कुछ बच्चों के अलावा हर जी शोर पाकिस्तानी को पता चल गया है। राज साहब, जब मियां नवाज शरीफ साहब 2017 और 18 की साजिश का जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने आपसे गिला किया कि आप भी उसमें शामिल थे, आपकी पार्टी आगे आगे थी और वो साजिश का हिस्सा बन गए थे? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को सराहा कि आपने सबसे पहले इमरान खान के खिलाफ बात करनी शुरू की थी। कहते मैंने टीवी पे देखा था कि आप सबसे पहले इमरान खान के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी और उसकी जो गलत पॉलिसियाँ थी उन पर तनकीद शुरू की थी। इस पर ज़रूर उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। अच्छा, इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी और मुशाहिद हुसैन साहब मियाँ साहब को मशवरे दे रहे हैं, वहाँ भी कुछ दोस्त होंगे जो मशवरे दे रहे होंगे कि माजी को भूलें, आगे चलें की बात करें। वो माजी की बात करते हैं, 17-18 के अक्सर जिक्र करते रहते हैं। तो मियाँ साहब आमादा नज़र आते हैं उनकी बात सुनने के लिए, उन मशवरों को कबूल करने के लिए? राजा साहब, मशवरा दिया जा रहा है कि आगे निकलना चाहिए, माजी को भूल जाना चाहिए। ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा, अब्बासी साहब नई जमात की बात कर रहे हैं। आपने मशवरा क्या दिया मियाँ साहब को और अब आपका क्या मशवरा है मियाँ साहब के लिए? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि अगर तो मियाँ साहब की ज़ात का मसला होता फिर तो मैं उनको ये मशवरा देता कि आगे देखें पीछे भूल जाएं, लेकिन असल इशू को आप समझ नहीं रहे। ये मियाँ साहब की ज़ात का मसला नहीं, ये पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क किया गया है इन 4-4.5 सालों में, और पाकिस्तानी का जिस तरह जीना मुश्किल किया गया है, इशू ये है। और पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश करे उसको भूलना नहीं चाहिए। मैं इख्तलाफ करता हूँ इन दोनों भाइयों से, जो पाकिस्तानियों के खिलाफ साजिश करे उसको भूलना नहीं चाहिए। हाँ, अगर मियाँ साहब की कोई ज़ात का इशू हो तो बेशक वो भूलें, हम भी उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये अरशाद साहब, मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, और जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के जज्बात हैं वो आपको बता रहा हूँ कि ये इशू पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का इशू है, ये पाकिस्तानियों के खिलाफ साजिश का इशू है। आज जो पाकिस्तान माशी तौर पे तबाह हुआ है और जो एक गरीब का घर तबाह हुआ है, उनको माफ़, मैं समझता हूँ, मैं तो ये मशवरा दूंगा कि उनको माफ़ नहीं करना चाहिए। मियाँ साहब को अपने बयाने पर कायम रहना चाहिए। आप जहांगीर तरीन साहब के साथी थे, उनके साथ आप खड़े रहे, 20 लोग और भी आपके साथ थे, और लेकिन जब आपने यानी पार्टी इंतखाब किया तो वो आपका इंतखाब मुस्लिम लीग थी, जिसके खिलाफ आप 1.25 साल तक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करते रहे, और माजी में भी आप मुस्लिम लीग के मुखालिफ थे, बयानात भी दिया करते थे। नवाज शरीफ साहब के बारे में ख़ास तौर पर आप मखसूस किस्म के इल्ज़ाम लगाए थे, इसकी क्या वजह थी? देखिए जी, मेरे बड़े भाई हैं जहांगीर तरीन साहब, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, लेकिन मैंने उन्हें काफ़ी अरसा पहले बताया था कि मैं अपने सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला अपनी सोच के मुताबिक और अपने हल्के और शहर के हालात के मुताबिक करूँगा। तो उन्होंने बड़ी खुशी से मुझे कहा था, और उनका बड़ापन है, मैं उस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उसके बाद पार्टी भी बनाई, लेकिन मुझे एक दफ़ा नहीं कहा कि आप मेरी पार्टी में ज़रूर आएँ या मेरे साथ आएँ। मैं उस पर आज मीडिया पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं तो इसकी राज साहब इसकी क्या वजह है? आपको काबिल एतमाद साथी के तौर पर आपको तो दावत देनी चाहिए थी। फिर आपका तो फैसला ये था कि हम 20 के 20 या 21 के जो अरकान हैं इकट्ठे फैसला करेंगे, लेकिन आप अकेले ही जाके मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। आपको दावत ना देने की वजह क्या है? आपके बाकी साथियों का मामला क्या है? जो उन्होंने मुझे जहांगीर तरीन साहब ने दावत नहीं दी, मैंने उन्हें पहले कह दिया था काफ़ी अर्सा पहले कि मेरे हल्के के हालात और शहर के हालात देख के मैं फैसला करूंगा। अच्छा। और दूसरा, मुझे
मैंने रिक्वेस्ट की थी शहबाज शरीफ साहब को कि मैं आना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक दिन का टाइम दिया और मैं लंदन पहुंच गया और मैंने अपने बाकी साथियों के बारे में भी बात की है और इंशाल्लाह ताला सबके पास वीजे भी नहीं थे, सबके पास टाइम भी नहीं था और मुझे भी बड़ा थोड़ा टाइम मिला, लेकिन मैंने बाकी दोस्तों की भी बात की है, उस पर बात बड़ी तफसील से हुई है और जब मियाँ साहब यहाँ आएंगे उनका वो इस्तकबाल भी करेंगे और उसके बाद मियाँ साहब से और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, मियाँ नवाज शरीफ साहब से उनकी मीटिंग। कितने लोग हैं आपके साथ राजा साहब, कितने और साबिक MNAs हैं जो आप मुस्लिम लीग नून में शामिल होने जा रहे हैं? इंशाल्लाह कोई 14-15 के करीब लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे। सही है। ये जो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है, इस्तेकाम पार्टी, इसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं एक पुराने पॉलिटिशियन के तौर पर? इस बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। मेरे लिए वो तराम की जगह है, बड़े भाई हैं, उन्होंने अपना सियासी फैसला किया है। इरशाद साहब, इस पे मैं माजर चाहूंगा। अच्छा, PTI पार्लियामेंटेरियंस के बारे में जो खटक साहब की जमात है उसका मुस्तकबिल आपको क्या नजर आता है? वो तो KPK में इलेक्शन कुछ सीटों पे लड़ेंगे और उनके पास मजबूत लोग हैं। अपना खटक साहब के पास, खटक साहब खुद भी अच्छे आदमी हैं, तो वो KPK में यकीनन कुछ ना कुछ सीटें निकालेंगे, चाहे सूबाई की हो, कुछ कौमी की हो, तो उनका एक मजबूत धड़ा मौजूद है। राज साहब, ये फरमाएं कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब से आपकी बात हुई और वो आजुर्दा भी थे पिछली अपने मुखालिफिन के हवाले से, लेकिन उनसे आपने ये नहीं पूछा कि 14-15 माह जो मिले थे शहबाज शरीफ साहब को, आपने वो नुस्खे जो अब आप कौम के सामने पेश करेंगे वो शहबाज शरीफ साहब को क्यों नहीं बताया कि वो 14 माह में अवाम की हालत मज़ीद तो ना करते, महंगाई में इजाफा ना करते, बेरोज़गारी में इजाफा ना करते, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मज़ीद ना करते। उस वक्त वो छुपा के सदरी नुस्खे लेके बैठे रहे। नहीं इरशाद साहब, इस तरह नहीं है। देखें, शहबाज शरीफ साहब ने जितनी मेहनत की है इन 15-16 माह में, और सबसे बड़ा उन्हें क्रेडिट ये जाता है कि उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। अगर शहबाज शरीफ साहब मेहनत ना करते, अगर PDM हुकूमत ना लेती, तो मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं कि आज मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता, महंगाई इससे 3 गुना ज्यादा हो चुकी होती, डॉलर 500 पे पहुंच चुका होता, हमारे बैरून मुल्क जो बरामदात हैं वो बंद हो चुकी होती और लॉ एंड ऑर्डर और ख़राब हो चुका होता। ये ज्यादती है, मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने इतनी मेहनत की, एक उनकी पूरी हुकूमत में करप्शन का स्कैंडल नहीं सामने आया और 18-18 घंटे उन्होंने काम किया और खुद जाती तौर पे उन्होंने मेहनत करके मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, जो किसी सूरत भी इस पर किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं। अच्छा राजा साहब, आपने कहा कि आप एक दिन का बोला शहबाज शरीफ साहब ने आपको और आप लंदन चले गए, तो जो आपके साथ लोग थे, जिस ग्रुप को आप लीड कर रहे थे, क्या आपने उनसे मुशावरत की? उसमें कौन कौन लोग थे जिन्होंने तायद किया आपके मौक़िफ़ की कि आपको लंदन जाके पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए, और उनसे अब आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? कुछ 4-5 नाम बताएं कौन कौन लोग। मेरा सबसे पहले भी जी मेरा सबसे पहले भी राब्ता था, मेरा अब भी राब्ता है, आज भी राब्ता रहा है, मेरे साथ रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं नाम किसी का डिस्क्लोज नहीं करूंगा। इंशाल्लाह जल्द हम जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आपको सामने नाम आ जाएंगे। अच्छा, KPK से कितने हैं, पंजाब से कितने हैं, सिंध से कितने हैं, बलूचिस्तान से कितने हैं, ये तो आप बता सकते हैं ना? जी, तकरीबन एक बलूचिस्तान से हैं, बाकी सारे पंजाब से हैं। जी, KPK से कोई नहीं है? KPK से एक हैं, KPK से भी एक हैं। अच्छा, KPK से भी एक हैं। और नूर आलम खान किस जमात में जाएंगे राय साहब? उनके बारे में मेरा उनसे राब्ता है, मेरी हफ्ता पहले भी उनसे मीटिंग हुई थी, वो भी अभी सोच विचार कर रहे हैं और क्या फाइनल करते हैं
मैं आज आया हूँ इस्लामाबाद, कल शायद मेरी उनसे मुलाकात हो तो फिर शायद कुछ वाजे हो जाए कि वो आइंदा के बारे में क्या सोच। यानी आपके लूप में हैं, नूर आलम खान आपके लूप में है, और जो केपीके से आप एक का जिक्र कर रहे हैं वो वही हैं। आप जिस तरह मर्जी समझ लें, लेकिन वो मेरे भाई हैं और मेरे साथ राब्ते में हैं। अच्छा, ये अब फैसलाबाद से कौमी असम्बली की नशिस्त पे आप उम्मीदवार होंगे या राना एहसान अफजल साहब होंगे? जी, मैं इंशाल्लाह टिकट के लिए अप्लाई करूंगा उसी हल्के से कौमी असम्बली के लिए। जब बोर्ड बनेगा मैं अप्लाई करूंगा, बोर्ड के सामने जाऊंगा, जो बोर्ड फैसला करेगा इंशाल्लाह हम पार्टी के साथ हैं, बोर्ड का फैसला कबूल करेंगे, मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ का फैसला कबूल करेंगे। और अगर आपको टिकट ना मिली राजा साहब? तो जिसको मिलेगी इंशाल्लाह उसकी भरपूर सपोर्ट करेंगे। अच्छा राजा साहब, ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि एक नई पार्टी की गुंजाइश है, तो आप समझते हैं कि क्या शाहिद खाकान अब्बासी की अब कोई गुंजाइश नहीं रही पार्टी के अंदर, मिफ्ताह इस्माइल वगैरह, इसलिए वो नई पार्टी की सोच रख रहे हैं और कोई नई पार्टी बना सकते हैं, बन सकती है, चल सकती है? देखिए जी, वो अभी तक तो मुस्लिम लीग नून में है, मैं तो अभी नया नया आया हूँ, वो पुराने हैं। अच्छा। मुस्लिम लीग नून के टिकट से एमएनए मुंतखब होकर वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अभी तक वो मुस्लिम लीग नून में है, इस बारे में मेरा मुनासिब नहीं है, मेरे से सीनियर है कि मैं कोई कमेंट्स करूं। सही है राज साहब, आपका वसी तजुर्बा है, पीपल्स पार्टी, एक मज़ामती सियासत, जारहाना सियासत, फिर पीटीआई में भी आप रहे, अब आप नून लीग में हैं। बुनियादी फ़र्क जो है आप इन जमातों में क्या महसूस करते हैं? देखिए जी, नून लीग में तो अभी मुझे हफ्ता भी नहीं हुआ, पीटीआई में तो वन मैन शो था इमरान खान साहब का, और वो 5-6 लोगों ने उन्हें घेरा हुआ था। उसके बाद ना किसी वजीर की कोई हैसियत थी, ना किसी एक वो उनके सेक्रेटरी थे, उनकी सब चलती थी या से सारी हुकूमत चलती थी। और इसके अलावा तो हमने नहीं देखा कि कोई इतना किसी के पास हो इख्तियार के वो अपना सेक्रेटरी लगा ले महकमे का, या कोई खान साहब से बात मनवा ले। जिद्दी भी थे, ना तजर्बाकार भी थे, कानों के भी कच्चे थे, तो वहाँ पे तो मुकम्मल मायूसी थी। लेकिन पीपल्स पार्टी में एक अच्छी रवायत थी, कारकुनों की इज्जत थी, वहाँ पे कारकुन की बात सुनी जाती थी, तनकीद सुनी जाती थी, ये पीपल्स पार्टी में एक अच्छी बात थी। इमरान खान साहब तो मेरी तनकीद नहीं सुनते थे, उन्होंने मेरी पार्लिमानी पार्टी में दाखिले पे पाबंदी लगा दी थी। तो आम वर्कर की वो बात सुनते थे, बल्कि वजीर आजम बन के वो एक दफा भी वर्करों को नहीं मिले, उन्होंने एक दफा भी वर्करों की मीटिंग कॉल नहीं की। ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, आप इसको चेक कर लें। सही है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन राजा साहब, ये बताइएगा, मुस्लिम लीग नून में ज़ाहिर कायद तो आपके नवाज शरीफ हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के साथ भी आपने काम किया है, तो दोनों की अगर सलाहियत को देखें, काबिलियत को देखें, तो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? दोनों बहुत काबिल हैं, दोनों अपनी अपनी जगह, एक तरीका काम करने का मुख्तलिफ हो सकता है। देखें ना कि मियाँ शहबाज शरीफ ने जिस तरह पंजाब को चलाया है और जिस तरह तरक्की की है, वो अपनी मिसाल आप है। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह एटमी धमाके किए, जिस तरह मोटरवेज बनाई, इंडिया से पहले पाकिस्तान में मोटरवे बन गई। राजा रियाज किसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को? ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत का, सीनियर क़यादत का अपना फैसला है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। नहीं, आपकी ख्वाहिश, कोई ख्वाहिश तो होती है ना राजा साहब? मेरा तो ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुतफिका तौर पे, जो मैंने वहाँ पे देखा, जो यहाँ पे देख रहा हूँ इस हफ्ते 10 दिन पे, कि शहबाज शरीफ साहब के तमाम लोगों के वो मुतफिका तौर पे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। वैसे अब्बास साहब, आप कमाल कर रहे हैं। राजा साहब से आप ये क्यों नहीं पूछ रहे कि आप अपने बारे में क्या ख्याल है? राजा साहब, अपोजिशन लीडर के बाद तो लीडर ऑफ द हाउस ही बचता है वैसे।
मैं तो एक वर्कर आदमी हूँ जी। ये तो अल्लाह ने मौका दिया कि खान साहब की बेवकूफ़ियों की वजह से ये मौका मिल गया। मैं तो एक वर्कर आदमी हूँ और हल्के की सियासत करता हूँ, लोगों की खिदमत करता हूँ। यही मेरा मिशन है और इसको जारी रखूँगा। सही है। अच्छा, लास्ट एक और आखिरी सवाल, हमजा शहबाज या मरियम नवाज? मेरे लिए दोनों काबिल तराम हैं। वो पता नहीं किस चीज़ के कैंडिडेट हो, मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायनाज कानूनदान, साबिक अटॉर्नी जनरल, साबिक मुशीर मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब इरफान कादिर साहब ने। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपका। इरफान साहब ये बताइएगा, जो नवाज शरीफ साहब की ज़मानत हुई थी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, फिर उनको इजाज़त दी थी लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्क से बाहर जाने की, अब जब वो वापस आते हैं तो कानूनी एतबार से उन्हें किस अदालत से रुजू करना पड़ेगा और किन ग्राउंड्स पे उन्हें ज़मानत लेनी पड़ेगी? देखें, इन 4 सालों में बहुत सारे फैक्ट्स जो है मंजर आम पे आ चुके हैं और इस दौरान में आप ये भी ज़रा ज़हन में रखें कि एवनफील्ड केस में मरियम बीबी जो है वो एक्विट हो चुकी हैं जी, और उनके मियाँ साहब के पास बहुत सारे रास्ते जो हैं वो हैं। बस जो मैंने बताया आपको, जो बहुत सारे फैक्ट्स आए जी, उसमें एक तो अरशद मलिक जो थे बयान जो इंतकाल कर गए हैं, उनकी कुछ वीडियोस लीक थी जिसमें कि उन्होंने सारी मामले के बारे में कुछ बातें जो है वो बताई जी। उसके अलावा हमारे सामने एक रिटायर्ड जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कुछ बातें की। सही। उसके अलावा मेरे कुछ आर्गूमेंट्स थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस केस में मरियम बीबी एक्विट हुई हैं जी, और उसमें बताया मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि कितनी इनलीगैलिटीज सुप्रीम कोर्ट से हुई थी जब वो पनामा केस से डील कर रहे थे। सही। और फिर उसी केस में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुपरवाइज की इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने उसके साथ प्रोसिक्यूशन को भी सुपरवाइज किया, उन्होंने एडजुडिकेशन को भी सुपरवाइज किया जी, और फिर चेयरमैन नैब को कुछ ऐसी डायरेक्शंस दी सही, जो कि बिल्कुल खिलाफ कानून थी। सही। तो वो सारी बातें भी अब मंजर आम पे आ चुकी हैं। जी, तो इसलिए अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर ये जो पनामा केस है जी, उसके खिलाफ अगर अब रिव्यू डाला जाता है, क्योंकि पहले भी उन्होंने रिव्यू डाला था लेकिन वो रिव्यू एक मीनिंगफुल रिव्यू नहीं था। अच्छा, अब एक नया कानून जो है वो भी आ चुका है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून, जो कि कुछ दिन पहले मौतल था, जी, अब गालिबन उस पर अमल शुरू हो गया है और मौजूदा चीफ जस्टिस जो है वो 2 जजेस के मशावरत से अब बेंचेस भी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जी, तो और अब 3 तारीख को वो केस लगा हुआ है फॉर फाइनल हियरिंग प्रॉबेबली, जी, और वो लॉ जो है वो अपहोल्ड हो जाएगा। उसके तहत भी मियां नवाज शरीफ को एक रेमेडी है जी, कि वो पनामा केस के फैसले के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और बतौर एक इंटरिम मेजर के, यानी ये बुरी हुक्म सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है कि इन द मीन टाइम इनको अरेस्ट ना किया जाए। जी, और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो जो अपील है उसको भी सुन सकता है आने वाले दिनों में, और अगर उसमें कोई ताखीर है तो उस सूरत में सस्पेंशन भी मूव की जा सकती है वहां पे, और उनकी सेंटेंस जो है वो तो सस्पेंड तो मेरा ख्याल है वो लेकिन इस सस्पेंशन के लिए इरफान साहब नवाज शरीफ साहब का सरेंडर करना जरूरी नहीं है, उनका अदालत के सामने मौजूद नहीं, सॉरी, वो मेरा ख्याल है एवन फील्ड में तो सस्पेंड हुई है जी। वो एक और केस है उसमें गालिबन अल-अज़ीज़िया में वो सस्पेंशन सीख कर सकते हैं और वहां पे उनकी सस्पेंशन भी हो जाएगी, क्योंकि ये जो नए फैक्ट्स हैं उसके बाद सस्पेंशन जो है वो काफी आसान हो गई है, उसमें कोई इतना मुश्किल रास्ता नहीं है। जी, तो ये 2-3 रास्ते तो बड़े क्लियर है उनके लिए, जिससे कि वो आराम से पाकिस्तान आ सकते हैं और वो अरेस्ट भी नहीं होंगे। और वो ये जो आप फरमा रहे हैं कि उनका वहाँ होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा, अगर वो अपने आने से पहले अगर उनके पिटीशन मूव हो जाए जी, तो ये बात की जा सकती है कि जी वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, वो चाहते हैं उनकी अपील सुनी जाए। जी, और इसके चूंकि यूनिक फैक्ट्स हैं इसलिए ये कोई प्रेसिडेंट नहीं बनेगा उस तरह से अच्छा, कि ये कि जी पेश क्यों नहीं हुए। इनमें इनको बिल्कुल पेश होने वाली शर्त होनी नहीं चाहिए इनके लिए, अच्छा, क्योंकि इनके फैक्ट्स जो हैं जो अब तक मंजर आम पे आ चुके हैं
जी वो बड़े क्लियर हैं, उसमें कोई अब कंफ्यूजन नहीं रह गया। सही। तो मुझे नहीं पता कि अभी तक वो इस पे खुद उन्होंने क्या सोचा है, क्योंकि मुझसे तो कम से कम उनकी कोई इस मामले में बात फिलहाल नहीं हुई। अच्छा इरफान साहब, एक तो ये आखिरी दिनों में फैसला साबिक चीफ जस्टिस दे गए नैब केसेस खोलने का, और वो खुल भी गए। इसहाक डार साहब को 10 अक्टूबर को तलब भी किया गया है, और बाकी कई केस भी हुए हैं। तो चूँकि आप एहतसाब के मुशीर भी रहे, तो अब ये जो केसेस दोबारा खुलेंगे, एक तो किसी ने रिव्यू पिटीशन दायर नहीं किया उस फैसले के खिलाफ। दूसरा ये है कि ये जब खुलेंगे तो जहाँ जहाँ जिस हैसियत हालत में वो केस चल रहे थे उसी तरह सब के खिलाफ होंगे, और जो गिरफ्तार थे वो दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे। देखें, ये जो नैब के केसेस, ये जो फैसला किया ना, ये बड़ी ज्यादती किया है इन्होंने जी इस कदर कंफ्यूजन इन्होंने फैलाया है कि बहुत सारे केसेस जो वापस हो चुके थे, जी अब वहाँ पता ही नहीं चल रहा उनको कि वो इतना वो कंफ्यूजिंग फैसला लिखा है। अच्छा। और उस पे इनका कोई दायरा इख्तियार नहीं था, इनकी जुरिस्डिक्शन में मामला आता ही नहीं था। अच्छा। कि इन्होंने हेयर स्प्लिटिंग शुरू करके कोशिश की बताने की कि बेहतरीन कानून कौन सा होता है, और ये भी उस पर एक्सपर्ट नहीं है ये दो जजेस जो हैं अच्छा। जिन्होंने फैसला किया है। अच्छा। जिसमें मंसूर अली शाह जो जज है, उनका फैसला बिल्कुल सही था कि पार्लिमान की जो कानून साजी के मामला हैं, यहाँ तो कोई कानून डायरेक्टली किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के खिलाफ हो, लेकिन एफर्ट करके कहना कि जी ये फलाना वायलेशन होगी या फलाना वायलेशन होगी है, तो उस तरह से सुप्रीम कोर्ट कोई सुतरा पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट के ऊपर नहीं है। सही। तो ये जो चीफ जस्टिस ने जो किया अपनी मर्जी का बेंच बना के, बहुत गलत किया है। और मुझे पूरा यकीन है एज ए लीगल एक्सपर्ट, क्योंकि मैंने वो सारा फैसला पढ़ा है, वो मंतकी एतबार से भी और कानूनी एतबार से भी बिल्कुल एक गैर आईनी चीज उन्होंने की है। क्योंकि कानून का जो सबसे मुसल्लमा असूल है वो ये है कि जब भी कोई स्टैट्यूट चैलेंज होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादिम है, तो डायरेक्टली बादियुन नजर में अगर नजर आ जाए कि मुतसादिम है, तो कोर्ट्स उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 54 हेयरिंग्स बल्कि 55 हेयरिंग्स हुई और उनको कुछ नहीं मिला। अच्छा। और ये कोशिश करते रहे कि उसको स्ट्राइक डाउन करे। हालांकि कानून ये है, इंटरप्रिटेशन के असूल ये है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि उस लॉ को बचाया जाए और आइन से आमांग किया जाए, ना कि 54 हेयरिंग्स में ये कोशिश की जाए और इस किस्म का फैसला दिया जाए। तो ये किस्सा मुख्तसर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये फैसला अब स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो 3 अक्टूबर तक वो बिल्कुल वो मौतली तो खत्म हो गई है। उसको उन्होंने पिटिशनर्स की पिटिशनें भी डिसमिस कर देनी है। अच्छा। और इसलिए इसका जब रिव्यू जो है आ जाएगा इस केस का, तो ये नैब वाले केस का जब रिव्यू आएगा, जहाँ तक नैब की शिकें इन्होंने उड़ाई हैं, तो वो सारा फैसला जो है वो कलअदम करा। अच्छा, इरफान साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। इरफान साहब, 14 या 15 सितंबर को गालिबन ये फैसला था, और अब इतना टाइम हो चुका है, और आई थिंक 30 दिन का टाइम है रिव्यू के लिए। अभी तक तो ये रिव्यू में नहीं गया है। आपको लगता है ये रिव्यू में जाएगा, मौजूदा हुकूमत इसको लेकर जाएगी? और अगर नहीं जाती और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो कानून अब जिस तरह चल रहा है और वो इंटैक्ट भी हो जाता है प्रॉपरली, तो फिर भी कोई असर पड़ेगा इस फैसले पे? नहीं, ये तो कोई बाद वाली हुकूमत आएगी तो वो उसको क्या कि हम इस फैसले को इग्नोर करते हैं, ये फैसला है ही गलत। अगर मौजूदा हुकूमत नहीं भी जाती, ये देखे ना, एक चीज जो है वो वैसे ही उसमें कोई गैर आईनी चीज है ही नहीं, और सुप्रीम कोर्ट उसको गैर आईनी करार दे देता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो आइन से तो बड़ा नहीं है ना जी। नहीं, रिव्यू का टाइम कितना है इरफान साहब? रिव्यू का टाइम कितना है? नहीं, जब एक रिव्यू के ठीक है वो एक तरीके से तो 30 दिन होते हैं, वो आप सही फरमा रहे हैं जी। लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने उसको सस्पेंड किया हुआ है, और वो सस्पेंड जब क्योंकि कानून को ही उन्होंने सस्पेंड कर दिया, तो जो नए कानून के तहत तो रिव्यू उस दिन से शुरू होगा जिस दिन से सस्पेंशन खत्म होगी। तो वो जो पीरियड है जिस दौरान में वो सस्पेंडेड है, वो पीरियड तो एक्सक्लूड होगा ना, टू डिटरमिन पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो लिहाजा वो ये जब भी 3 अक्टूबर के बाद से लिमिटेशन स्टार्ट होगी, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस, ये जो कानून था वो वाला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, इसको तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया था इसके आने से पहले। अभी ये आया भी नहीं था तो उसको सस्पेंड कर दिया था जी। तो लिहाजा इसमें तो अभी बड़ा टाइम है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ पीरियड ऑफ लिमिटेशन रन करना जी। जी सही है, ठीक। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इरशाद साहब,
कुछ मामलात उन्होंने बताए कि अभी जो हालिया कानून साजी भी हुई और उसके बाद अगर मियाँ साहब वापस आते हैं तो सब अच्छा है और कोई इतना बड़ा उन्हें कानूनी एतबार से किसी पेचीदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल अगेन उनकी लीगल टीम कौन होगा उसमें, ज़ाहिर है वो क्या अप्रोच लेते हैं। जी। लेकिन इस वक्त ये जो सारा माहौल है इरशाद साहब, पिछले अगर आप 48-72 घंटे देखें, पीपल्स पार्टी बिल्कुल चुप साध रखी है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, पीपल्स पार्टी को इस मौजूदा कन्फ्यूजन आप कह लें या मौजूदा जो सूरत हाल है जिसमें मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ लड़ाई हो रही है सारी पंजाब में, ठीक है ना, और पीपल्स पार्टी को ये चीज़ वारा खाती है कि लड़ाई का मरकज़ सिंध नहीं है, कराची नहीं है। वो जहाँ तक उसने अपने आप को महदूद कर लिया है या हालात ने उनको महदूद कर दिया है, वहाँ वो लड़ाई का मरकज़ ही नहीं है। तो उनको क्या ज़रूरत है किसी और की लड़ाई में कूदने की? वो ये समझते हैं कि शायद इस लड़ाई से उनके लिए फ़ायदा हो, उनके लिए कोई रास्ता निकल आए। जी, ये भी हो सकता है। दूसरा ये है कि हम अगर कूदेंगे तो ये ना हो कि वो कोई फरीक फिर सिंध का रुख कर ले, तो उससे भी वो बचना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है इस वक्त तो पीपल्स पार्टी सब फ़ायदे में है। ना उस पर ये कोई कह रहा है कि 14 माह में आपने क्या किया, ना उनसे कोई पूछ रहा है कि 10 साल आपकी हुकूमत रही वहाँ, 8 से लेकर 23 तक मुसलसल 3 हुकूमतें, 15 साल पीपल्स पार्टी की रही, केपीके में 10 साल पीटीआई की रही। 15 साल हुकूमत का कोई सवाल ही नहीं हो रहा। तो इससे ज़्यादा क्या हो, या सवाल हो रहा है पीटीआई से 3.5 साल का, या मुस्लिम लीग नून से हो रहा है 14 माह का। तो पीपल्स पार्टी तो नहाई धुली है, तो उसको क्या ज़रूरत है? पीटीआई से तो इरशाद साहब 10 साल का सवाल भी बनता है केपीके से मुतालिक भी। लेकिन ये सवाल अगर नहीं हो रहा है, इसका एक पहलू और भी है। नहीं, वो कारकर्दगी इतनी अच्छी है, सवाल की गुंजाइश ही नहीं। नहीं, वो नहीं इशू ये है कि जो डिस्कशन इस वक्त हो रही है, वो तो लड़ाई जो 2 जमातों में हो रही है, वो यही 3.5 और 14 माह की हो रही है। 14 माह की हो रही है। तो एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी को फायदा मरियम साहिबा, जब मौका आता है, कोई पीपल्स पार्टी को मौका मिलता है तो वो कोई ना कोई किसी को चोटी सही है भर वो कर लेते हैं। मरियम साहिबा 4 दिन के लिए रहीं बरतानिया में और वो वापस आ गई। दैट मीन्स कि शी इज़ क्वाइट सीरियस कि वो अपने वालिद मोहतरम का इस्तकबाल करेंगी। बिल्कुल करेंगी, और इसके लिए वो एक्टिव हैं, खासा कुछ कर भी रही हैं। ख़वातीन को उन्होंने मोबिलाइज करने का प्रोग्राम बनाया है और उन्होंने कहा है कि हम फ्रंट लाइन पे ख़वातीन को रखेंगे और ख़वातीन जो हैं मियाँ साहब का प्रोग्राम बेहतर अंदाज में पहुँचा सकती हैं। वो अपने माँ बाप को भी आमादा करेंगी, अपनी औलाद को भी आमादा करेंगी, बहन भाइयों को आमादा करेंगी। तो ख़वातीन को अब ये ड्यूटी ज़्यादा सौंपी जा रही है। समझा जा रहा है कि ख़वातीन शायद बेहतर अंदाज में मियाँ साहब के प्रोग्राम को आगे और एजेंडे को और बयानियों को आगे बढ़ा सकती हैं। जी, अब देखते हैं कि क्या होता है ख़वातीन। सही है। लास्ट इरशाद साहब, अब बात ये सारी तो समझ आती है, शहबाज शरीफ साहब, उनकी महारत, उनकी सलाहियत, वो काम करेगी? नहीं, देखें, शहबाज शरीफ साहब का हमेशा किरदार जो होता है वो फायर फाइटर का होता है। वो उन्होंने माजी में भी किया, आप भी वही काम करेंगे। नहीं, मियाँ साहब इस बात, शहबाज शरीफ साहब इस बात पे कन्विंस कर पाएंगे कि मियाँ साहब आग की तरफ जाएं ना? मैं मुश्किल है ये। अच्छा, सही। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दी।